सेफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में हूँ और हमारे साथ प्रतीक जी हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में। प्रतीक जी एक किसान हैं और पिछले 8-10 सालों से खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं और इन्होंने बहुत ही शानदार अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो हम आज आपसे समझते हैं कि आज बहुत सारे युवा खेती को घाटे का सौदा समझ रहे हैं। हमें देश के अलग अलग राज्यों की यात्राएं की हैं, तब भी लोग खेती में जाना नहीं चाहते हैं, लोगों को पूरा संकोच और झिझक लगती है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश आते हैं तो हमारी ये जो गलतफहमी है या जो सोच है वो एक अलग स्तर पर पहुंचती है, क्योंकि यहाँ के किसान खेती को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। तो अगर हम समझ पाएँ कि एक उपभोक्ता की नज़र से आप खेती को कैसे देखते हैं? देखिए, खेती आज जो समस्याएं हैं बाकी राज्यों में हैं, जो हमने कहानियां पढ़ी हैं वो सब सही है कि खेती में आज हर स्तर पर रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे रासायनिक फर्टिलाइजर हैं वो हम उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स है, और जो खरपतवार नाशक है उसमें भी आज रसायनों का बेतरतीब उपयोग होता है। तो रसायन आपके भोजन में उनकी उपस्थिति वो तो एक बड़ी समस्या है। पर कोविड ने हमें एक और चीज़ का बहुत अच्छा एक रियलाइजेशन कराया है कि आज हमारे भोजन में पोषक तत्वों की भी बहुत कमी हो गई है, और रसायनों के साथ साथ पोषक तत्वों की कमी भोजन में होना, ये भी रासायनिक खेती जो मॉडर्न खेती है उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो हमें आज रसायनों के साथ साथ पोषक तत्वों को कैसे हम वापस लाएं, ये भी एक हमारा बड़ा चैलेंज है, और आज की जो मॉडर्न जो खेती है उसकी एक बड़ी समस्या है। तो उपभोक्ताओं के लिए मुझे ये लगता है कि रसायनों के साथ यदि वो जैविक खेती पे जाते हैं तो पोषक तत्व की भी वो कमी पूर्ति हो जाती है, और एक बहुत अच्छा एक परिपूर्ण भोजन उन्हें जैविक खेती से मिल पाता है। जी, हम देश दुनिया में हर जगह जैविक की बात करते हैं और कई बार जैविक के नाम पे भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस है, खासकर किसानों के अंदर भी, वो उन्हें लगता है कि जैविक में बहुत समय लगेगा, उतना पैदावार नहीं होगी। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक समस्या जो हुई है, जितनी रिसर्च आज रासायनिक खेती पे हुई है, जैविक खेती पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उतना ज़्यादा नहीं रहा। ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्तिगत किसान है या कुछ एक जो कैंप मैं जिन्हें बोलता हूँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाला एक कैंप है, अलग अलग ऐसे लोग हैं जहाँ उन्होंने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया, और इसीलिए जैविक खेती बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। यदि हमें जैविक खेती को आगे बढ़ाना है या उसे बहुत सफल बनाना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की जरूरत है, जो हमने पिछले 5 सालों में किया। पिछले 6-7 सालों में जब हमने खेती पे काम किया, मेरा जो व्यक्तिगत जो इसमें योगदान है वो सबसे बड़ा हमने ये करने की कोशिश की है कि जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम बोलते हैं कि जैविक खेती में कैसे हम पोषण का काम करें, कैसे हम कीट नियंत्रण का काम करें, और प्रेडिक्टेबिलिटी हम लेके आए कि हम आज बैठ के खेती करने से पहले आज हम ये इंश्योर कर पाए कि नहीं, यदि आप जैविक खेती कर रहे हो तो ये सफलता इसकी निश्चित है। तो ये हमने काम किया, और जो जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मुझे लगता है एक लाइन में उसका जवाब यही होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैविक खेती में आना बहुत जरूरी है। जो एक व्यक्तिगत जैविक किसान के रूप में और एक ग्रीन एंड विलेज जो हम जैविक खेती पे काम करने वाला स्टार्टअप है, उसमें भी हमारी मेजर जो फिलॉसफी है वो यही है। हम आज से 6 साल पहले आपसे मिले थे और तब आपने जैविक खेती की शुरुआत की थी। 1-2 साल आपको हुआ था, पर अभी जब हम आपसे मिले और हमने जाना कि 6 साल बाद आपने खेत में उगने वाली जैविक सब्जियों को भोपाल में रहने वाले साथियों के घरों में पहुंचाने का काम किया। शुद्ध जैविक सब्जियां, ये जो जब हम लखनऊ में रहते हैं शायद हमें भी नहीं मिल पाती हैं, ये कैसे संभव हो पाया? इसका क्या प्रोसेस है? देखिए नीतू जी, हुआ ये कि जब खेती शुरू की तो पहले ये था कि हम रासायनिक खेती करने यहाँ आए थे। तब तक पता नहीं था, इसलिए क्योंकि वो समस्याएं उस इतने विकराल रूप में है ये पता नहीं था। पर जब ये शुरू किया तो पता चला कि समस्याएं कितने बड़ा एक स्वरूप ले चुकी हैं। तो फिर जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े, और जैविक खेती में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि उपभोक्ता को सीधा किसान से संपर्क होना जरूरी है, या किसान को सीधे उपभोक्ता से संपर्क में आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भोजन की सप्लाई नहीं है, यहाँ आप वो विश्वास भी साथ में देते हो, और ये विश्वास सिर्फ तब हो पाएगा जब आप सीधे उपभोक्ताओं के साथ जुड़े।
तो फिर आज हम उसे D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया तो हम इसे B2C बोलते थे, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो हमने ये B2C जो है या किसान से उपभोक्ता वाली जो एक परिकल्पना है, उसमें हम पहुंचाते हैं। हम पीछे FPOs के साथ काम करते हैं। FPO को हम यहाँ बताते हैं, एक बिजनेस में क्या होता है, किसी भी बिजनेस का जो सबसे मुख्य चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई का होता है। तो इस बिजनेस से हमें कितनी डिमांड जनरेट होने वाली है भविष्य की, वो हमें पता चलती है, वो हम FPO को बताते हैं। FPO हमारी जरूरत के हिसाब से उत्पादन देते हैं, उन्हीं प्रैक्टिस जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उनको फॉलो करके वो जगह उगाते हैं और उस चीज को हम एक जगह इकट्ठा करके, जैसे हम आज की भाषा में एग्रीगेशन बोलते हैं। तो ग्रीन एग्रीगेशन एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सारी चीजें इकट्ठी आती हैं और होम डिलीवरी के थ्रू हम उसे सीधे लोगों तक घर तक पहुंचाते हैं। और करीब आज हमारे साथ 3000 के आसपास रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं भोपाल में, जिन तक हम ये सब कुछ सब्जियां, फल, अनाज सब कुछ पहुंचाते हैं। पर आपने बहुत आसानी से बता दिया कि हम किसानों से सब्जी लेते हो यहाँ तक पहुँचाते हैं, पर शायद ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। अगर हम ऐसे समझ पाए कि सीधे किसान के खेत से सब्जी लेके आना भोपाल और घर घर पहुँचाना, एक अगर प्रक्रिया बता पाए, क्योंकि अभी आपको हमारे बहुत सारे ऐसे साथी देख रहे हैं जो कई बार जैविक खेती कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप के मोड में है, अगर वो भी इस तरीके को अपनाना चाहें किसी भी राज्य में रहते हुए, तो वो क्या अपना सकते हैं, क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस को इस पोजीशन में आना पड़ेगा कि वो डिमांड बता पाए भविष्य में। क्योंकि यदि आप टमाटर आज रोपने जा रहे हैं तो वहां से करीब 80-90 दिन होता है कि वो टमाटर आपके हाथों में आ पाएगा। तो आपको 90 दिन बाद जब वो टमाटर आएगा तब आपको उसको कितनी जरूरत होने वाली है, जिससे ये ना हो कि 2 टन वहां से निकल रहा है और आप 1 टन यहाँ खपा पा रहे हैं, उसका क्या होगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो है कैलकुलेशन, वो सबसे पहली प्रक्रिया है। फिर आप उसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने बोला वो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि किसान ने लगा दिया, उसके बाद उसकी फसल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपने बिजनेस तैयार कर लिया, टमाटर की हम बात करें तो आपने लगा दिया बट वो फसल खराब होगी और आज आपके पास टमाटर उपलब्ध नहीं है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी वहां लानी पड़ेगी, तो वो दूसरी प्रक्रिया है। और आप कोशिश ये करेंगे कि पूरी बास्केट कंप्लीट हो, क्योंकि उपभोक्ता के रूप में जितना आपके लिए टमाटर जरूरी है उतनी धनिया जरूरी है, धनिया पत्ती उतनी मिर्च जरूरी है, उतना ही आलू जरूरी है। तो वो बास्केट पूरी कंप्लीट हो। तो आप ये इंश्योर करें कि सारे किसान, एक समूह इतना बड़ा हो जहां अलग अलग लोग अलग अलग फसलों की जवाबदारियां लें। फिर जो फसल तैयार हो जाती है उसे आप एक क्लस्टर तैयार करें जहां पे ये सब कुछ चीजें हुई, उसे आप वहां एग्रीगेट करें, प्रोक्योरमेंट सेंटर तैयार करें। गाड़ी आपकी वहां रेगुलर जाती है, हफ्ते में 3 से 4 बार आपकी गाड़ी वहां जाएगी। और क्योंकि आप एक बार जब सब्जी लेके आते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक सप्लाई कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आप उसे करना होता है। तो गाड़ी आपकी उन प्रोक्योरमेंट सेंटर पे जाती है, वहां से प्रोक्योर करके लाती है। और सप्लाई चेन में होने वाले जो लॉसेस हैं उसको आपको कंटेन करना बहुत जरूरी है। जितने भी नुकसान होते हैं ध्यान रखें कि कौन सी चीज कब किस सीजन में कैसे संभालना है। मतलब धनिया को बारिश में संभालने का तरीका गर्मी में संभालने के तरीके से अलग होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये करके आप उसे, जहां आपका सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहां आप लेके आते हैं। वहां आपको कोल्ड स्टोरेज करना जरूरी है, जहां पे आके सब्जियां स्टोर होंगी। तोड़ने के बाद भी सब्जियों की सांसें चलती रहती हैं, तो उसे आपको थोड़ा सा ठंडा करके आप कोल्ड रूम में करके, और उसे ऐसे करते हैं जहां से वो थोड़े दिन ज्यादा चलती है। तो आप उसे कोल्ड रूम में रखेंगे, वहां पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी। फिर जब आपने पैरेलल ऑर्डर ले लें, तो जब आपको पता है कि आज किसानों के पास क्या आने वाला है, तो सब्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी, उससे पहले आपको कस्टमर से ऑर्डर लेने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत लेट हो जाएंगे ऑर्डर लेने में। तो वो ऑर्डर जैसे आपके पास आ जाते हैं, आपकी एक टीम होगी जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग करेगी, ऑर्डर्स तैयार करेगी और लॉट्स में, सो एक कोई एरिया है, ए एरिया है आपका, तो ए एरिया में एक गाड़ी आपकी आएगी और ए एरिया के जितने भी ऑर्डर्स होंगे एक साथ भर के और आप उसे ले जाएंगे। तो ऐसी एक पूरी प्रक्रिया होती है डिमांड सप्लाई प्लानिंग से लेके होम डिलीवरी तक। और इसमें कितना मैन पावर लगता है? देखिए, मैन पावर तो काफी लगता है, क्योंकि सारी जगह लगता है और समय आपके पास कम होता है। यदि सब्जियां छांटने की आप बात करें तो वो छांटने पे, मतलब आप ये मान लें कि 1000 लोगों पे आपको कम से कम 15 से 20 लोगों की एक टीम की आवश्यकता होगी। और तो वो आपको मैन पावर लगता है, पर ये रिवॉर्डिंग है। मतलब सब्जियों को, फलों को ऑर्गेनाइज तरीके से बेचना, मेरा मतलब ऑर्गेनाइज है, एक अनऑर्गेनाइज तरीका है जो आज चलता है, जहां मंडी से जो आड़तियां हैं उनसे जो रेडी वाले हैं वो सब्जियां लेके आते हैं, वो एक अनऑर्गेनाइज तरीका। ऑर्गेनाइज तरीका है जहां पे आप एक ब्रांड है, एक जगह आपने अपनी सुनिश्चित कर रखी है, आपके एक नाम है,
तो ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि ट्रेसेबिलिटी या जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट तभी आएगा जब आपकी पहचान होगी। करेक्ट। तो ये पहचान का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रांड है, आप एक कमिटमेंट है, प्राइसिंग के आपका एक लॉजिक है, जो ट्रेसेबिलिटी है उसकी कहानियां हैं, कहाँ से आप ला रहे हो, वो सब कुछ है। तो इस सब की एक बड़ी कॉस्ट है, और इसकी कॉस्ट में मैन पावर एक बड़ी कॉस्ट है। तो जब आप मैन पावर की बात करते हो उसमें समय लगता है, और ये इन्वेस्टमेंट लगेंगे, पर रिवॉर्डिंग है ये। इसमें बहुत ज़्यादा सफल लोग नहीं हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पर यदि आप ये मेहनत कर पाए तो पूरे भारत 140 करोड़ भारतीय हैं जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, तो ये बिजनेस उतना बड़ा है जितनी हमारी क्षमता है इसे बड़ा बनाने की। अगर भोपाल के साथ भी अभी वीडियो देख ही रहे होंगे इनफैक्ट, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहे, अगर उन्हें भी ताज़ी सब्जियां होनी चाहिए, तो क्या प्रोसेस है आपसे कनेक्ट करने का? जी, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो यदि आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8370064888। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें एक वन लाइनर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके और हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है greenandgrains.com, और ऐसे ही हमारा जो एप्लीकेशन है ग्रीन एंड ग्रेन्स बाय विशाल्या फूड्स एंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से हमसे जुड़ सकते हैं और डिलीवरी का फ़ायदा ले सकते हैं। हम हफ्ते में 2 दिन फ्री डिलीवरी करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं, भारत में हम कितना भी पैसा हमारे पास हो, हम कॉस्ट हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है। हम यदि डिलीवरी के लिए कोई हमसे 30 रुपये या 50 रुपये एक्स्ट्रा मांगता है तो हम वो नहीं देना चाहते, और हम खुद भी वैसे ही सोचते हैं। तो हम इसीलिए हफ्ते में 2 दिन फ्री डिलीवरी रखते हैं। तो आप चाहें तो उन 2 दिन में यदि आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी होती है, आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना होता। कभी भी मतलब कितने भी दिन हम आपसे सब्जियां लेंगे, पर हफ्ते में 2 दिन अगर लेंगे जी तो जी फ्री डिलीवरी। बिल्कुल, 100 रुपये की मिनिमम एक वो है कि 100 रुपये तो बहुत आसान हो जाता है। आप 100 रुपये की सब्जियां बुलाइए और हफ्ते में 2 दिन हम आपको फ्री डिलीवरी आपकी फिक्स है? जी, दिन फिक्स है, एरिया के हिसाब से दिन फिक्स है। तो जैसे अरेरा कॉलोनी भोपाल में एक एरिया है, वहाँ बुधवार और शनिवार फ्री डिलीवरी होती है। तो बुधवार की डिलीवरी के लिए मंगलवार को दोपहर को कस्टमर्स को पता चल जाता है, अलग अलग तरह से नोटिफिकेशन उनको पहुंच जाते हैं कि ये सब्जियां इस रेट में कल आपके लिए अवेलेबल हैं। तो वो अगले दिन सुबह, बुधवार के दिन जिस दिन डिलीवरी होनी है, सुबह 10 बजे तक हमें ऑर्डर करते हैं और हम सेम डे उनको फ्री डिलीवरी दे देते हैं। पर भोपाल में क्या आपके कुछ एरिया फिक्स है कि आप ये डिलीवरी कराते हैं, या फिर कुछ आपने दायरा बनाया, या कैसे? अगर क्योंकि कुछ लोग दूसरे इलाके होंगे, कुछ दूसरे होंगे, तो उससे क्या? जी, तो अभी लगभग आधा भोपाल जो है हमारा, नया भोपाल जो हम बोलते हैं, वो पूरा हमने कवर कर रखा है, और काफ़ी बड़ी एक जनसंख्या वहाँ पे कवर होती है। मेरे ख्याल से जनसंख्या के हिसाब से हम 60 से 70% लोकेशन को भोपाल में आज कवर करते हैं, और सब कुछ ठीक चला तो शायद 1-1.5 महीने के अंदर हम बाकी के एरिया पूरा भोपाल हम उसे कवर कर लेंगे। तो आप जैसे व्हाट्सएप पे हमें बताते हैं तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके जो फ्री डिलीवरी डे हैं वो कौन से हैं, कब डिलीवरी होती है, तो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर किसी इलाके के कस्टमर का है तो भी आप क्या उनसे कनेक्ट करते हैं? जी 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 बिल्कुल, हमारे जो डिलीवरी सर्विसेबल एरिया है, तो फिर हम हो सकता है इस पूरी एरिया में हम सिर्फ एक ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं और सोसाइटी में भी एक ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो डेफिनेटली मतलब उसमें कोई समस्या नहीं होगी। प्रतीक जी, मुझे याद आ रहा है कि जब हम 2017 या 18 में आपके फार्म हाउस गए थे, तो काफ़ी कुछ था वहाँ पे, और आपका वो बहुत स्टार्टिंग फेज था जहाँ पर काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा था। अभी हम फार्म हाउस तो नहीं पहुँच पाए हैं, अभी हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी लगातार आपसे बातचीत होती रहती है, तो आपने मुझे बताया कि कैसे आप घर घर पे पहुँचा रहे हैं। अगर हम आपका आगे का कुछ प्लान जानना चाहें कि अभी आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है आपका? देखिए, आगे तो अभी बहुत एक्साइटिंग टाइम हमारा जस्ट शुरू हुआ है। बहुत रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ काम करना शुरू किया है फसल विविधीकरण। तो जैसे पंजाब में खेती होती है, गेहूँ धान है, मध्य प्रदेश में भी हम गेहूँ धान हमारी प्रमुख 2 फसलें हैं। पर ये समस्या खेती की या सबसे बड़ी समस्याओं के कारण है। तो सरकार चाहती है कि दूसरी फसलों को भी बढ़ाया जाए और कुछ मॉडल विकसित हों। तो उसमें उनने ऐसी एजेंसीज, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम करना शुरू किया जो ज़मीन पे किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के साथ जोड़ते हैं या निश्चित अच्छी कीमत वाला एक बाजार उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, तो हम वो पहली संस्था है मध्य प्रदेश सरकार के लिए जो जैसे ये प्रोजेक्ट मिला। तो हम सिर्फ सब्जियों की, फल की हम बात करें तो जून तक हम करीब 1500 एकड़ में जैविक सब्जियां उगा रहे होंगे, और उसे न सिर्फ भोपाल में,
शायद इंदौर में, नागपुर में या कुछ और शहरों में हम उसे पहुंचाएंगे। और हम कुछ बड़ी संस्थाएं भी हैं जिन्हें हम पहुंचाने वाले हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो हम नए मॉडल हैं जो विकसित कर रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ से जून 2024 तक का समय हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, और सब कुछ वैसे ही चला जैसा हम प्लान कर रहे हैं। तो करीब करीब शायद कुल जो हमारी खेती है, जिसमें जैविक जो हम बता रहे हैं वो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब मिला के करीब करीब 4000 एकड़ पर हम खेती कर रहे होंगे। हम इतने किसानों के साथ जुड़े होंगे, और ये सिर्फ एक माइलस्टोन है जो हमने सेट किया है। हमारी कोशिश ये है कि पहले पूरा मध्य प्रदेश, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस उतना बड़ा है जितना हम इसे बना सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पूरे भारत में हम पहुंचे, सारी राज्य सरकारों के साथ हम काम करें और जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। यदि हम हमारे विजन की बात करें तो हमारी कोशिश ये है कि पूरे भारत में सब्जियां, फल, अनाज जो हमारा भोजन है सिर्फ जैविक अवेलेबल हो, और उसके लिए हम उसके स्केल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आज बात होती है कि नहीं, यदि हम जैविक खेती पे चले गए तो कम पैदावार होगी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, किसानों के लिए फायदेमंद हो और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत में अवेलेबल हो जाए। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी तक के जो संकेत हैं वो बहुत सकारात्मक रहे, और उम्मीद है कि हम जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो आ पाएगा। प्रतीक जी, मेरा बस आपसे एक आखिरी सवाल कि आप कुछ साल पहले एक बहुत रेपुटेड जॉब करते थे, एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आप किसान बने, और हम कह सकते हैं कि सफल किसान बन रहे, एक अच्छा स्टार्टअप कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, एक अच्छी रेपुटेड नौकरी, एक सफल किसान या स्टार्टअप? क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में हमेशा नौकरी करते हुए उम्मीद रहती है कि नौकरी सही है कि महीने में फिक्स सैलरी आ रही है, या फिर ये जोखिम भरा काम है, थोड़ा सा रिस्की काम है। इसको आप थोड़ा सा अगर बता पाएं। जी देखिए, ये बहुत व्यक्तिगत एक मुझे ऐसा लगता है कि एक चॉइस है। हम अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में एक निश्चित जो धनराशि है वो आते रहे हर महीने। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं, और उसमें कुछ गलत, सही गलत जैसी कोई बात नहीं है, तो यदि आप वो सोचते हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना क्योंकि रिस्की है, हमें भी आज करीब स्टार्टअप तो 5 साल पुराना है, पर यदि हम इस धंधे की बात करें जहाँ पे हमने काम शुरू किया करीब 7 सालों में, और अब जाके हम उस कॉन्फिडेंस हमें वो आ पाया है कि जहाँ हम कह सकते हैं कि ये अब चीज़ हो जाएगी। इससे पहले पता नहीं होता था कि 3 महीने बाद क्या होने वाला है। तो अनिश्चितताएं बिजनेस में होती हैं, और खासकर यदि आप स्टार्टअप चलाते हैं तो ये अनिश्चितताएं हैं। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें घुसें, कुछ समय बिताएं, जानकारियां इकट्ठी करें, और यदि आपको लगता है कि ये एक चीज़ ऐसी है जो रात को 2 बजे भी आपको एक्साइटेड रखती है, सुबह 5 बजे भी आपको एक्साइटेड रखती है, और दोपहर को 2 बजे चिलचिलाती धूप में भी आप उसमें काम कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है, जो मुझे लगता है और मेरी पूरी टीम को लगता है, तो आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। ये जरूर है कि स्टार्टअप यदि आप करते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत अलग है। तो यदि वो थ्रिल आप चाहते हैं, यदि वो एक्साइटमेंट आप देखना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप में जरूर आना चाहिए। बस अगर एक संक्षिप्त में आपको अनुभव साझा कर पाए, जो भी आपने इससे पहले किए थे, कि महिलाओं के साथ आप उस उत्सुकता को कैसे देख पाते हैं जब अपनी करी पत्ती या छोटी छोटी चीज़ों को कैसे, जो घर में कुंदरू उगाते हैं, कैसे आपके लिए एकत्रित करते हैं कि वो आपको देंगे, फिर आप यहाँ सब्जियाँ पहुँचाएंगे। जी। तो हम केसला, हमारे यहाँ का ब्लॉक है, और वो ट्राइबल पूरा एक एरिया है। तो आदिवासी हैं वहाँ, सारे गांव हैं, जंगल के गांव हैं। तो वहाँ हम उनके साथ काम करें, और उसके पीछे हमने क्यों उन्हें चुना, एक लंबी कहानी है जो हम बाद में कभी उस पर जरूर चर्चा करेंगे। पर आज यदि आप उन गाँव में जाते हैं तो वहाँ करने को बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो पूरी की पूरी रेनफेड, वर्षा आधारित खेती होती है, जहाँ इस सीजन में वो धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, और उसके बाद पानी की बहुत कमी होती है उनके यहाँ। तो गेहूँ थोड़ा बहुत जो हो पाता है, चना थोड़ा बहुत हो पाता है, वो करते हैं। बाकी के समय उनको बाहर निकल के मजदूरी करनी होती है। तो जब हमने उनके साथ काम शुरू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी संस्थाएं जो आती हैं, बहुत NGO हैं वहाँ काम कर रही हैं, बहुत नए लोग, मतलब अलग अलग बड़े बड़े शहरों से लोग वहाँ पहुँचते हैं, पर बहुत कम चीज़ें हैं जो मटेरियलाइज हो पाती हैं। तो जब हमने उनके साथ शुरू किया तो अंग्रेजी की एक कहावत है, विद पिंच ऑफ सॉल्ट, कि बहुत थोड़ा सा वो उसे मानते हैं कि आज हम 100 की बात कर रहे हैं तो शायद 5 ही है जो सच्चाई निकल के आएगी। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। शुरुआत वहाँ हुई, पर जब उन्हें देखा कि नहीं, हम उनके साथ लगातार बने रहे, वहीं से उत्पादन भी मिल रहा है और वहीं से हम प्रोक्योर भी कर रहे हैं, कीमतें भी अच्छी मिल रही हैं, तो उनके चेहरे पे वो चमक हम देख पाते हैं। और आज वो चमक
एक उत्साह में बदल गई है, जहां वो कहते हैं कि जो भी चीजें उनके यहाँ से निकल सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो अपने लिए रखते हैं। जैसे आपने बात करी कुंदरू, एक परिवार एक बेल रखता है जिसमें अपने खुद के कंजम्पशन के लिए चीजें निकल जाती हैं। एक छोटा सा कड़ी पत्ता का पेड़ होता है जिसमें वो तोड़ते हैं और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है आप उसे काट देते हैं। पर जब हमने उसे खरीदना शुरू किया और उन्हें लगा कि जो भी चीज वहां से निकल रही है वो किसी भी स्तर पर वो हमें बेच सकते हैं, तो आज वो चाहते हैं कि वो जितनी भी चीजें उसे बढ़ा सकें। तो एक किसान है जो बोलते हैं कि इस पूरे कुंदरू के जो एक मंडप है वो मैं तैयार करने वाली हूँ। एक कोई है कि आज से हम कड़ी पत्ते का जो पेड़ है उसकी छटाई हम नहीं करेंगे, अब आप हमसे लेके जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बताना भी बहुत लंबा हो जाएगा, पर हमें बहुत मजा आ रहा है, उनको बहुत मजा आ रहा है। और उनकी समस्या है पानी, और उन्होंने बोला कि यदि आप पानी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो शायद जिंदगी में हमें और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और उस कॉन्फिडेंस को जो आज हम उनमें देख पा रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपने बहुत कम समय में काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की, पर मुझे पता है कि ये जानकारी पूरी नहीं है, बहुत संक्षिप्त है और इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। तो जल्दी हम अपने दर्शकों को प्रतीक जी के फार्म हाउस ले जाएंगे, जहाँ पे के सैकड़ों की संख्या में किसान अभी खेती कर रहे हैं, और जो जैविक खेती का आपने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से आपकी आगे की प्लानिंग है, हम निश्चित तौर पर विजिट करना चाहेंगे, अपने दर्शकों को विजिट कराना चाहेंगे। तो आज हमारे साथ अपना बहुत ही व्यस्ततम समय देने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों का अगर कुछ सवाल है, किसी भी तरह का आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है प्रतीक जी से पूछने को लेके, तो निश्चित तौर पर आप ज़रूर हमें अपना सवाल बताएं। हम आने वाले दिनों में, क्योंकि मध्य प्रदेश की यात्रा हमारे लिए हमारे पसंदीदा शहरों में से, राज्यों में से एक है, हम अक्सर आते हैं यहाँ पे। तो अगली बार आपको इनके फार्म हाउस ले जाएंगे, वहाँ पे विजिट कराएंगे और आपके जो सवाल आएंगे उनके भी जवाब। शुक्रिया, धन्यवाद।